So hey guys, this is Tanu and welcome again to my video. Today we are going to go ahead with the topic emergency provision. So this is my first video of polity. So इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो अबोलिश हो जाता है. ओके, तो फेडरल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं आप? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो स्टेट होता है उसके पास अपनी अलग पावर होती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास अपनी अलग पावर होती हैं. फेडरल स्ट्रक्चर का अबोलिश होना हम इसको कहेंगे कि जो सारी की सारी स्टेट की पावर है वो सारी की सारी सेंट्रल के पास चली जाती हैं. ओके, जो हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है वो पार्ट 18 में है, आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 360. ओके, और इसका गोल क्या है? इसका गोल है जो स्टेट की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और एज वेल एज उसकी सिक्योरिटी है. राइट, ये मैंने बताया फेडरल स्ट्रक्चर वाला वही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल द पावरफुल एंड द स्टेट गवर्नमेंट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल. ओके, तो अगर जो हम इमरजेंसी प्रोविज़न को देखें तो इसके अंदर 3 आर्टिकल बताए जाते हैं. पहला है आर्टिकल 352. मैंने एक ट्रिक बताई है, ऊपर लिखी हुई है ये ट्रिक कि 352 में 4 प्लस करेंगे तो 356 और 356 में 4 प्लस करेंगे तो 360. तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 352, 356 एंड 360. 352 means national emergency, 356 means president rule, 360 means financial emergency. If we talk about 352 means proclamation of इमरजेंसी. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि ड्यू टू वॉर कंडीशन या एक्सटर्नल एग्रीगेशन या आर्म्ड रिबेलियन. आप समझते क्या हैं इन सारे वर्डों से कि ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इसका मतलब होता है कि या तो वॉर हो जाए. एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि कोई बाहर वाला देश हमारे देश पे हमला करते, तो दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल एग्रेशन. और आर्म्ड रिबेलियन का पहले एक नाम हुआ करता था, ठीक है, और कुछ पॉलिटिशियन के कारण वो नाम बदल के कुछ पॉलिटिशियन ने उसका मिसयूज कर दिया, तो इसलिए उसका नाम बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया. ये कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 में. नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं. ओके, तो बेसिकली तब लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हो जाता है स्टेट में. ये आर्टिकल 356, ये जो प्रेसिडेंट रूल है ना, ये बेसिकली डिस्क्राइब होता है 2 आर्टिकल में, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365. हम आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दोनों आर्टिकल हैं क्या. आर्टिकल 356 है कि जब प्रेसिडेंट ये फील करते हैं कि स्टेट जो है वो अच्छे अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 365. आर्टिकल 365 वो तब लगता है अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइन को स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो ओके, तो तब भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे आर्टिकल 365 में. और ये याद करना भी इतना सिंपल है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365. नेक्स्ट इज आर्टिकल 360 मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी. जब हमारे देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तब ये लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो अगर जो हम इसमें नेशनल इमरजेंसी की डीपली बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1975. अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है. 1962 चाइना वॉर, 1971 इंडो पाक वॉर, 1975 इंदिरा गांधी और जब प्रेसिडेंट थे हमारे फारुखदीन अली अहमद. नेक्स्ट आते हम नाम के बारे में. जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन था उसका नाम क्या था पहले? उसका नाम था हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में चेंज कर दिया गया था. ओके, तो बेसिकली ये मैंने बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज इसलिए किया था क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन ने उसका मिसयूज कर लिया था, तो इसलिए उसका नाम बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया. व्हेन कैबिनेट गिव्स इन रिटन देन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. अब इससे क्या समझे आप?
अब इससे ये समझे कि पहले ना कैबिनेट को पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी लगवाने के लिए कैबिनेट को पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाना पड़ेगा और कैबिनेट को केवल 1 महीने का टाइम मिलेगा वो बिल पास करवाने के लिए। अदरवाइज वो बिल वहीं पर क्लोज हो जाएगा, फिर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी वहां पर। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव, मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगा सकते हैं हम ये फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और 6 महीने से ये हम इनफाइनाइट टाइम के लिए लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। 6 6 महीने करके ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल, जिसको हमने 2 आर्टिकलों में डिस्क्राइब किया था, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। ओके, तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट रूल है इज नीडेड टू बी इम्पोज्ड विद इन 2 मंथ। मतलब जो पहले पढ़ा था हमने नेशनल इमरजेंसी वाला, नेशनल इमरजेंसी में वो 1 मंथ का टाइम मिला था, लेकिन इसमें सेंट्रल के पास 2 महीने का टाइम है पार्लियामेंट से बिल अप्रूव कराने के लिए। ठीक है, और ये भी इम्पोज होता है 6 महीने के लिए, और ये इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 साल का। और जो हमने इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी वाला, नेशनल इमरजेंसी में था वो इनफाइनाइट टाइम के लिए था, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 साल के लिए, यानी कि 6 6 महीने कर करके हम 6 बार ऐसा कर सकते हैं 3 साल के अंदर। ओके, तो ये देखते हैं कि 1950 से लेके अब तक ये 100 टाइम्स लग चुका है हमारे देश में। ओके, देखते हैं कि पंजाब में होते होते रहते हैं डिस्प्यूट्स, तो हमारा प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं सेंट्रल की, तब लग जाता है। तो नेक्स्ट इज बी आर अम्बेडकर ने ये 2 आर्टिकल लिखे हैं कि 32 इज आर्टिकल विद रेड लेटर एंड आर्टिकल 356 इज आर्टिकल विद डेड लेटर। आर्टिकल 332 में हमारे रिट हैं। ओके, आर्टिकल 352 जिसमें हमारा प्रेसिडेंट रूल, ये दोनों आर्टिकल बहुत ऐसे सीधे सीधे दे देंगे आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्लियामेंट अप्रूव्ड रिक्वायर्ड विद इन 2 मंथ। इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 महीने का टाइम है पार्लियामेंट को अप्रूव कराने के लिए। ठीक है, इसमें सेंट्रल पावर बढ़ जाती है ऑब्वियसली। नॉट इवन इम्पोज्ड वंस, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक नहीं लगाई गई। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई यूएस नेशनल रिकवरी एक्ट 1933। और मतलब हम ये यूएस नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 से इंस्पायर्ड थे, तब लेकर आए थे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही बनाऊंगी कि कौन से देश से हमने क्या चीज़ बोरो करी है, कौन से देश से हमने क्या लेकर के आए हैं, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ये मैंने पूरी के पूरी लक्ष्मीकांत में से आपके लिए एक एक लाइन पढ़ के, और जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, मतलब सीडीएस वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि सीडीएस तो आ ही रहा है 21 अप्रैल में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड if you feel my content is beneficial, then don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching, guys.